मित्रों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। जानिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। यह उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? उपग्रहों से डाटा प्राप्त करने का कार्य राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद करता है। ओके, दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। हमको बताना है कि सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। दोस्तों, जानिए इस क्वेश्चन के बारे में। भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए समझौता किया है। दोस्तों, हम आज की क्लास के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। हम जानते हैं अक्सर एग्ज़ाम में आने वाले बैंक से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ दरें होती हैं, उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो जानिए मेरे साथ, बैंकिंग सेक्टर में रेपो दर फिलहाल में 6.50% है। कितनी है? 6.50%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, जबकि बैंकिंग दर 6.75% है। अब यहाँ हम जानते हैं CRR के बारे में, जो कि फ़िलहाल 4.50% है, जबकि SLR 18% पर बरकरार है। ये दोस्तों एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसको याद रखना ज़रूरी है। आप इस पर गौर से फरमाइएगा और ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा वो देश है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का कार्य किया है? जानिए इसका आंसर। हमारा इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, UAE। कनाडा के बैंकाऊर में UAE ने FSRB और APG के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक देश के रूप में कार्य किया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नगर पुलिस ने भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? हमको उस शहर के बारे में जानना है जिसने हाल ही में पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है, और ऐसा करने वाला शहर है हमारा तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई। चेन्नई ने ग्रेटर चेन्नई सिटी में पुलिस द्वारा हवाई तरीके से निगरानी हेतु पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। कौन से शहर ने? चेन्नई शहर ने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, अर्थात वो कौन सा सन है जो डेडलाइन घोषित की गई है एनीमिया रोग के लिए? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सन 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? अर्थात मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जानिए इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, मेट्टूर नामक बांध तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? दोस्तों जानिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मीना के अय्यर ने यह आत्मकथा लिखी है, जो कि अभिनेता सोनू सूद के नेक काम और उनके जीवन पर आधारित है। किसकी आत्मकथा है ये सोनू सूद की आत्मकथा है। जो किसने लिखी है? एक वरिष्ठ पत्रकार मीना के अय्यर द्वारा लिखित एक आत्मकथा आई एम नो मसीहा। सोनू सूद ने अपने नेक कार्य और अपने जीवन पर आधारित एक आत्मकथा लिखवाई है वरिष्ठ पत्रकार मीना के अय्यर से। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, हमें बताना है कि लोकसभा और विधानसभा में किसके लिए आरक्षण निर्धारित है। तो हमारा आज का आंसर होगा ए, एससी और एसटी के लिए आर्टिकल 330, 332 और 334 में यह प्रावधान किया गया है। अभी हाल ही में इसके अलावा महिलाओं को भी लोकसभा और विधानसभा सीटों में 33% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यह भी ध्यान रखना होगा। हमारे पहले के अनुसार एससी और एसटी जनजातियों के लिए ही आरक्षण था, लेकिन अभी महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। सो आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यहाँ हमारे ए और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। दोस्तों जानते हैं यहाँ एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा, विश्व की शीर्ष 10 कंपनियों का नाम जान लीजिए। अब हम यहाँ 10 के बजाय 5 कंपनियों के नाम की चर्चा करेंगे, क्योंकि 10 तक याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हमें एग्ज़ाम के हिसाब से 5 कंपनियों का नाम याद रखना है। विश्व की सबसे शीर्ष कंपनी वॉलमार्ट, जो कि अमेरिकी कंपनी है, और इसका क्षेत्र कौन सा है? रिटेल। जबकि भारतीय कंपनियों की बात करेंगे तो नंबर 1 पर भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसके बाद नंबर 2 पर इंडियन ऑयल्स है, जो कि रैंकिंग में 94वें स्थान पर है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें रैंकिंग पे है। उसके बाद LIC 107वें नंबर पे, ONGC 158वें नंबर पे, और भारत पेट्रोलियम 233वें नंबर पे, भारतीय स्टेट बैंक 235वें नंबर पे, और टाटा मोटर्स 337वें नंबर पर है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल, जो कि 21 अप्रैल 1997 को भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने 19 मार्च 1998 तक इस पद पर कार्य किया। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन उनकी आत्मकथा है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इंद्र कुमार गुजराल की
आत्मकथा है जो भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? दोस्तों, ऐसा करने वाले गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उनका भारत के एक प्रमुख सती प्रथा में उनका साथ राजा राम मोहन राय ने दिया। किसने दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का साथ राजा राम मोहन राय ने दिया। और सती प्रथा निषेध कब घोषित किया गया? 1829 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी ध्रुव पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी ध्रुव पर एक चक्कर पूरा करता है। मुगल साम्राज्य की भूराजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? दोस्तों, मुगल साम्राज्य के समय भूराजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि, जो कर के लिए जो राशि तय की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? चलो दोस्तों, बताइएगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को बंजर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंजर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो डिटेल्स आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। जानते हैं विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के बारे में। किसने जीता? कौन उपविजेता रहा? पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज स्पेन के जो हैं उन्होंने जीता है, जबकि महिला विजेता रहे हैं मार्केंटा वाड्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। उपविजेता आप देख लीजिएगा उपविजेताओं को। पुरुष युगल का खिताब की बात करेंगे तो वेस्ले कूलहाफ नीदरलैंड की, और उसके साथ ही नील स्कूपक्सी ब्रिटेन की हैं। और महिलाओं में हसी है सुवी ताइवान की, और बोरा स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य की युगल खिताब जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं। बाकी में मिश्रित युगल की बात करेंगे तो विजेता रहे हैं मैट पेविक क्रोएशिया की, और ल्यूडमाइला कीचेनॉक यूक्रेन की महिला है। तो मिश्रित युगल का होता है, एक यहाँ पे वुमन होती है, एक मैन होता है, और वो साथ मिलकर खेलते हैं। कथक गुरु सोवना नारायण ने 1992 में क्या प्राप्त किया था? हमें यहाँ बताना है दोस्तों कि कथक के एक प्रसिद्ध गुरु थे सोवना नारायण जी, उन्हें 1992 में क्या दिया गया? जानते हैं इसके बारे में। कथक गुरु सोवना नारायण को 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म श्री से। याद रखिएगा दोस्तों, 1992 में कथक गुरु सोवना नारायण को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर।
कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों बताइएगा, इसका अर्थ क्या होता है? कार्बन काल निर्धारित डेटिंग का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने को ही कार्बन काल निर्धारण डेटिंग पद्धति कहा जाता है। एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि को कार्बन काल निर्धारण डेटिंग कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? इनमें से कौन सा शासक है जिन्होंने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना की। दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र इस्लामिक साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र इस्लामिक साम्राज्य था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ फिर से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तो चर्चा करते हैं दोस्तों। विभिन्न वर्षों में देश में बाघ की संख्या पर गौर करिए। 2006 में 1411 बाघ भारत में थे। उसके बाद के सन में आप देख लीजिए, वर्तमान में 2022 के अनुसार 3682 बाघ भारत में हैं, जो कि विश्व का 75% है। कितना है? विश्व के 75% बाघ भारत में निवास करते हैं। अब ये डाटा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में बाघों की संख्या के बारे में। आइए दोस्तों, जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में 2018 में 526 बाघ थे और वर्तमान 2022 के अनुसार 785 बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पूरी लिस्ट है, आप आराम से देख लीजिएगा। कर्नाटक में वर्तमान में 563, जो सेकंड नंबर पे है। उसके बाद उत्तराखंड 560 के साथ तीसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र 444 बाघों की संख्या के साथ चौथे नंबर पे। तमिलनाडु 306 के साथ पाँचवें नंबर पे। आसाम 227 बाघों के साथ छठे नंबर पे। केरल 213 बाघों के साथ। अब जानते हैं बाघ संख्या की दृष्टि से पहले 10 टाइगर रिजर्व। अब आप 5 ही जान लीजिए। सबसे ज़्यादा बाघ कार्बेट टाइगर रिजर्व में है। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने एक अन्य और देश में ध्वज फहराया था, भारतीय ध्वज फहराया था। कौन सा देश है वो, उसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। 1907 में जर्मनी के शहर स्तुनजाई में, कहाँ पे? 1907 में जर्मनी के शहर स्तुनजाई में अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज फहराया था और वो ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है? 4 सेवाएं यहाँ दी गई हैं, वो कौन सा है जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए दोस्तों। भारतीय अभियंता सेवा,
भारतीय अभियंता सेवा सिविल सेवा के अंतर्गत नहीं आती है, और बाकी 3 सिविल सेवा का एक अंग है भारतीय वन्य सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जानिए कौन सा है अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? हमें बताना है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने की स्थिति पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? अगर देश में आपातकाल लगा हो फिर भी 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको निरस्त नहीं किया जा सकता। वो अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी नहीं निलंबित किए जा सकते हैं। अब इनके अंतर क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। 20 और 21 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सत्तावनवां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मोजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? बताइए दोस्तों। दामोदर मोजो कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्हें 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनकी एक बेहतरीन उपन्यास है, उसका नाम है कार्मेलीन। उस विख्यात उपन्यास के लिए उन्हें जाना जाता है। ये गोवा से संबंध रखते हैं और उन्होंने कोंकणी भाषा में उपन्यास लिखते हैं, दामोदर मोजो। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास खुशवंत सिंह ने लिखा। किसने? खुशवंत सिंह ने। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1956 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1956 में। ये भारत और पाक विभाजन के समय के परिदृश्य को दिखाती है।
मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित नृत्य है? अर्थात केरल का प्रसिद्ध नृत्य मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता को समर्पित है? हमें यहाँ बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। दोस्तों, मोहिनी अट्टम केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है? अर्थात इनमें से कौन से नृत्य शैली के लिए निर्मला मेहता प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। दोस्तों, मणिपुरी भारत के 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसको जोगाई के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ही नृत्यांगना है निर्मला मेहता। कौन है? निर्मला मेहता। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, बने रहें लगातार हमारे साथ इस वीडियो में। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले मालूम चल सके और आप मेरे साथ लगातार इस यात्रा पर आगे बढ़ सको। मेरे चैनल पर सभी तरह के वीडियो, एजुकेशन संबंधित वीडियो, स्पोर्ट्स वीडियो एवं जीवन के उतार चढ़ाव और जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे और मैं जो आपके लिए मेहनत करता हूं उस मेहनत का मुझे भी थोड़ा आनंद मिले। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समतुल्य है। दोस्तों, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A के दोनों मौलिक कर्तव्य के संबंध में समतुल्य माने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? दोस्तों, हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। दोस्तों, जान लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? हमें बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें से राष्ट्रीय जलमार्ग 96 गुजरता है। तो इनमें से हमारा उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां से राष्ट्रीय जलमार्ग 96 गुजरता है। यह जलमार्ग झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से गुजरता हुआ स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। इस पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 96 स्वर्ण रेखा नदी पर 134 किलोमीटर लंबाई के साथ बना हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जान लीजिए, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। बाल अधिकारों और अन्य मामलों की रक्षा के लिए बाल CR एक्ट 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है जो 2007 में अस्तित्व में आया। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। याद रखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? यहाँ हमें सभी नदियों की लंबाई के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तब हम इस क्रम को सही से जमा पाएंगे। तो यहाँ दी गई नदियों को हम जानते हैं। जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। उसके बाद आती है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। उसके बाद आती है कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। और उसके बाद आती है यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी? कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। शेख चिन्ना कर्नाटक परंपरा के एक महान नाद स्वरूपम वादक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एज अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? दोस्तों, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम एज अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? ये पुस्तक है सानिया मिर्जा द्वारा लिखित पुस्तक है। वो उनकी आत्मकथा है और इसका नाम है एज अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है दोस्तों, सानिया मिर्जा भारत की एक स्टार टेनिस खिलाड़ी थी।
जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह करके पाकिस्तान की नागरिकता हासिल कर ली है। सानिया मिर्जा भारत के हैदराबाद राज्य की रहने वाली है। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में माना जाता है? कथक के प्रथम शिक्षक थे ईश्वरी प्रसाद और उनके वंशज के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? दोस्तों, कथक उत्तर भारत का एक फेमस नृत्य है। यह नृत्य और नाटक दोनों का मिश्रण है। बिरजू महाराज कथक के एक महान गुरु हैं और वो ईश्वरी प्रसाद के वंशज माने जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, बिरजू महाराज ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। किस खेल में स्कोर गेंद को हॉल में डालने पर निर्भर करता है? किस खेल में गेंद को हॉल में डालना एक टारगेट होता है? दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी गोल्फ खेल को खेला जाता है तो उसमें एक स्टिक से गेंद को किसी हॉल के अंदर डालना होता है। तो हमारा यहाँ आंसर होगा गोल्फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। अर्थात निम्न में से शेख चिन्ना मौला का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो दोस्तों, जान लीजिए, शेख चिन्ना कर्नाटक के परंपरा के एक महान नाद स्वरूपम वादक थे। क्या थे? नाद स्वरण वाद्य यंत्र के महान वादक थे शेख चिन्ना मौला, जो कि कर्नाटक से संबंधित हैं। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 63.24 मीटर का थ्रो करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाली भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, अन्नू रानी एक जेवलिन थ्रोवर खिलाड़ी है और वह उत्तर प्रदेश राज्य से आती है, जिन्होंने अभी फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 63.24 मीटर का थ्रो फेंक के एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अन्नू रानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अनफिनिश्ड निम्न में लिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है? अनफिनिश्ड निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है? बताइए दोस्तों। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। कौन सी अभिनेत्री की?
प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का नाम है अनफिनिश्ड। चलिए अगले क्वेश्चन। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन की श्रव्य आत्मकथा है। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन की श्रव्य आत्मकथा है। अब यहाँ कुरियन शब्द आने के बाद आपको ऑप्शन आसानी से बता देना चाहिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय की श्रव्य आत्मकथा है। क्या है? श्रव्य आत्मकथा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? हमें वो भाग बताना है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग आता है। दोस्तों यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भाग 14 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका प्रावधान है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और वो भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक उसका प्रावधान है। दोस्तों आज की इस मैराथन क्लास में हमने आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है। आप कृपया करके धैर्य पूर्वक और आराम से इन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से जानिए। आपके आगामी एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप हमें सजेस्ट करिए कि आपको और कौन सा कंटेंट चाहिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं। आप आगामी भविष्य में आने वाली एग्जाम्स की तैयारी करते रहें मेरे साथ और मुझे अपना प्यार देते रहें। मैं फिर एक अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिएगा।